आज बिल्कुल देखिए 1 मई को उन्हें पेश होना होगा और जो नोटिस दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएफएसओ यूनिट ने दिया है उस यूनिट में साफ तौर पर बोला है कि आप अपना फोन अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, ये भी जानकारी मिल रही है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है हेमंत रेड्डी, वो तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और तेलंगाना कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो एडिटेड वीडियो को रीट्वीट किया गया था। साथ ही सीएम के अलावा जो और 4 लोग हैं जो कि तेलंगाना कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। एक पहलू, कल जो आईएफएसओ की टीम तेलंगाना पहुंची थी, वहां पर जाके 5 लोगों को नोटिस सर्व किए गए और दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको भी एक लेटर भेजा गया है ताकि ये जो वीडियो है उसके सोर्स के बारे में पता किया जा सके। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात इस केस में, जो कि असम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट असम पुलिस के टच में है, उसका क्या कुछ रोल है इस वीडियो के बारे में, क्योंकि यह भी जानकारी मिल रही है कि असम से जिसको गिरफ्तार किया गया उसने भी इस वीडियो को पोस्ट किया था और लगातार वायरल करने की वो कोशिश कर रहा था, तो उसका क्या रोल है उसको भी अभी वेरीफाई जो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना के सीएम को नोटिस सर्व किया गया है, 1 तारीख को उनको बुलाया गया है, आईएफएसओ यूनिट में उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी होगी। हालांकि तेलंगाना जो सीएम है उनकी तरफ से साफ तौर पर बोला गया है कि चुनाव में इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से देख रहे हैं और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल अब बीजेपी करती नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति शुरू है। बिल्कुल, राजनीति भी कहीं ना कहीं होती हुई जतिन इस पूरे मसले को लेकर नजर आ रही है, लेकिन जांच जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां जांच पड़ताल की बात को रखी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो देश भर में अलग अलग थानों में एफआईआर की बात कर रखी है। तो गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के मसले को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन के लिए मांग करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अब कार्रवाई भी होती हुई दिखाई दे रही है। असम से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, जैसा जितिन लगातार बता रखे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी से आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण के रण से पहले आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। हालांकि अब आरक्षण की सियासत पर गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर ये संग्राम और धारदार हो गया है। आरक्षण की रार अब दिल्ली से तेलंगाना तक पहुंच गई है। अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और जनता से इसकी जानकारी देने की अपील कर रही है। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एडिटेड वीडियो की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस ने फर्जी वीडियो बनाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस बीच दिल्ली पुलिस हैदराबाद पहुंची और अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने सीएम रेवंत रेड्डी को अपने मोबाइल के साथ 1 मई को दिल्ली में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। रेवंत रेड्डी को तलब करने पर कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसी तरह से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर फेक न्यूज और मॉर्फ वीडियो वायरल करने के भी आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री शाह के फर्जी वीडियो मामले में कई जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं और इसी कड़ी में असम पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है।
असली और ओरिजिनल वीडियो में गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। असल में वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर मुसलमान शब्द को हटा दिया गया, जिसके बाद ये दुष्प्रचार फैलाया गया कि गृहमंत्री अमित शाह SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लोकसभा की जंग में आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही सियासत का शोर गूंज रहा है। वहीं इस पर राहुल गांधी के बयान के बाद जुबानी जंग और तेज हो गई है। कांग्रेस ने संविधान पर खतरे का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आरक्षण के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया। किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरक्षण का मुद्दा सियासत की धुरी बन चुका है। कांग्रेस का दावा है कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर SC, ST और OBC का हक मारने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में SC, ST के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में तलवारा समुदाय को ST का दर्जा दिया था। कर्नाटका में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, SC, ST, OBC का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। मैं मेरे दलित भाई बहनों को, मैं मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मैं मेरे OBC भाई बहनों को आज गारंटी देता हूं, मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव में मतदान के 5 दौर अभी बाकी हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी दल आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने में एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी मंच से विवादित बयान दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से ये FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार और अतीक के नाम पर वोट मांगे और आपको माफिया की मौत को कुर्बानी भी बताया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जियाउर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चुनावी मंच से विवादित बयान देने पर यह FIR दर्ज की गई है। माफिया की मौत को कुर्बानी बताया था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जिसकी वजह से FIR दर्ज की गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है जियाउर रहमान। तीसरे चरण के रण में सभी जुटे हैं, लेकिन ऐसे में संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के विवादित बयान ने एक बार फिर सियासत को गरमा दी है। जियाउर रहमान बर्क ने चुनावी सभा में माफिया अतीक और मुख्तार की मौत को कुर्बानी का नाम देते हुए बीजेपी से सावधान रहने को कहा। देखिए इस रिपोर्ट। जो हालात संभल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इज्जत फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश की हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बेसाखी पे टिक नहीं पाएगी। कोई अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रहा है तो कहीं मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट की फरियाद की जा रही है। किसी को माफिया से हमदर्दी है तो कोई नाम लिए बगैर माफिया का जिक्र कर रहा है। और इन सब के बीच एक बात नोटिस करने वाली ये कि ये समाजवादी पार्टी के नेता है और 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं।
जियाउर रहमान संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये किसी से छिपा नहीं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पॉलिटिकल हिस्ट्री समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने दें। संभल के जिस मंच से अखिलेश ने इस चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया, उसी मंच से समाजवादी पार्टी के नेता सैकड़ों परिवारों की खुशियों को मातम में बदलने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को वोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जियाउर रहमान वर्ग की पहचान शफीकुर रहमान के पोते और संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर है, लेकिन सियासी मंच से भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जब जिंदा थे तब समाजवादी पार्टी ने इनके आतंक को अपनी सत्ता का जरिया बनाया और अब इनकी मौत को सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इन माफियाओं की मुस्लिम वर्ग में पैठ मानी जाती रही है और इस समुदाय का एक तबका ऐसा है जो इनके कहने पर वोट करता था। मुख्तार और अतीक अपने प्रभाव वाले इलाके में खौफ की बिना पर वोट इधर से उधर करवाते थे और कई लोग इन माफियाओं के कहने पर इसलिए वोट डालते थे क्योंकि वो गुर्गों के तौर पर काम करते थे। अब इन्हीं तीनों तरह के वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माफिया का नाम ले रहे हैं और ये सब जानते हैं कि यूपी में माफिया राज का खात्मा हो चला है। संभल में 7 जून को मतदान होगा। अखिलेश की पार्टी को लगता है कि अगर यूपी में योगी के मिशन 80 को रोकना है तो फिर अतीक मुख्तार की मौत की सिंपैथी कार्ड और डराने धमकाने की रणनीति ही काम कर पाएगी। इसलिए प्लान यही है कि माफिया कार्ड चलाकर वोटरों को अपने पाले में लाया जाए और इसे जस्टिफाई करने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। ऐसे फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं जिसे बीजेपी की कार्ड बताया जा रहा है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। मुख्तार अंसारी मर गया, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, मगर उसके नाम पर जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव की पार्टी कर रही है और जिस वोट बैंक के लिए जानबूझकर भड़काऊ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो इस बात पर मुहर है कि सियासी गलियारों में इन माफियाओं को जिंदा रखने की हरदम कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जियाउर रहमान के विवादित बोल आपने सुने। इधर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के माफिया प्रेम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के ही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर खतिया पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या ये लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। और चलिए बात करते हैं कुदरत के कहर की। हम बात जम्मू कश्मीर के रामबन की कर रखे गए हैं, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से 3 मकान इसकी जद में आ गए हैं। रामबन में आए दिन इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा के वो देखने को मिल रही है। करोल इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा है और लैंडस्लाइड में 3 मकान ध्वस्त हुए हैं। पहाड़ी के दूसरे हिस्से के गिरने की भी आशंका नजर आ रही है। लैंडस्लाइड में एक बच्चे की जान चली गई है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे कुदरत कहर बनकर यहां बरप रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, रामबन में लैंडस्लाइड हुई है, क्या जानकारी इस समय मिल पा रही है? ओवर टू यू।
देखिए, आपको बता दें कि रामबन जिले में जो है कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। इस वक्त हम कैफेटेरिया मोड़ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां से कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए, क्योंकि सड़क पर जो है 5 से 10 फीट तक जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर आ गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, भारतीय सेना की बात की जाए, लगातार सब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए। लेकिन ठीक सामने का इलाका अगर सरजीवन आपको दिखाएं